हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ईपीएस की जो कंडीशंस थी उसके बारे में कि कौन एम्प्लॉय एलिजिबल होगा, उसको कैसे पेंशन को सेटलमेंट करना है या उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो पूरा उसमें हमने डिस्कस किया था। तो इसी रिलेटेड एक ये सर्कुलर है जो 29 जनवरी 2024 को आया था, ये आया 30 जनवरी 2024 को। तो इसका जो सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इम्प्लीमेशन ऑफ द डिजिटल जॉइंट रिक्वेस्ट अंडर पारा 26 है ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा क्योंकि अभी जो रिलेटेड हायर पेंशन के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट था कि अगर जिसके पास पारा 26 है की परमिशन थी वो एलिजिबल है, अगर इसकी परमिशन नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो इस रिलेटेड हाई कोर्ट ने वो भी जारी किया था, सर्कुलर भी जारी किया था, जजमेंट भी जारी किया था कि जिसके पास नहीं है उसको छूट दी जाए, उसमें रीजन दिया जाए कि इस वजह से वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो अभी जो मेंबर काम कर रहे हैं और न्यू मेंबर ऐड होने वाले, तो उसमें पारा 26 की क्या भूमिका रहने वाली और उसकी क्या क्या कंप्लायंस एज ए एम्प्लॉयर कर सकता है और पीएफ की तरफ से क्या क्या होने वाला है, तो वही इस सर्कुलर में इन्होंने बताया। जो 31 अक्टूबर 2023 को जो मीटिंग हुई थी सीबीटी की 234, उसमें ये डिसीजन लिए गए। पहला इन्होंने लिखा विथ ए व्यू टू रिड्यूस टाइम द पेपर कंज्यूमशन द फॉर्मेट एज इनक्लोज्ड हियर विद शैल बी फाइल्ड द प्रोसेस द डिजिटल मोड ऑफ ऑल न्यू केसेस। तो ये गुड न्यूज़ है एम्प्लॉयर के लिए कि आपको अब ना तो साइन कराने के लिए भागना पड़ेगा, अब ये आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा और वो रिक्वेस्ट सबमिट करेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के पास आएगी और एम्प्लॉयर अप्रूव करके डायरेक्ट पीएफ ऑफिस के पास चली जाएगी और वो पीएफ ऑफिस आपका अप्रूव कर देगा, जिस वजह से आपके पारा 26 की परमिशन मिल जाएगी। तो अब ये डिजिटल होने वाला है। तो ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है एम्प्लॉयर के लिए, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि अभी इसकी कोई भी कंप्लायंस नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग अगर जितने भी देखें तो 80 केस कंपनी है जो इसको फॉलो ही नहीं करती। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते, आपने कितने लोगों की पारा 26 के अंदर परमिशन लेते हैं है या नहीं है। अब पारा 26 क्या है इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एक नया मेंबर ज्वाइन होता है और उसकी अगर बेसिक सैलरी मोर देन वेजिंग सीलिंग लिमिट से ज़्यादा अगर आप डिडक्शन करते हो पीएफ, तो उस केस में आपको पारा 26 के अंदर आपको परमिशन लेनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ और मेरी बेसिक सैलरी 20,000 है, अगर मैं 20,000 पे मैं आप कंपनी पीएफ काट रही है या मैं कटवा रहा हूँ, तो उस केस में फिर आपको पारा 26 के अंदर परमिशन लेगी। अगर आपकी वेजिंग सीलिंग 15,000 तक की है, 15,000 तक की है, तो उस केस में आपको पारा 26 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उस केस में कुछ केस दिए गए और उस केस के अकॉर्डिंग अगर आपका ये फॉलो करते हो तो उस केस में आपको पारा 26 आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा ऑल सच केस where the employees had already contribute any pay more than the statutory limit and the employer had also paid the administrative charges on such contribution made on pay more than the statutory limits but the left the employee or died till 31st October 2023, it deemed that such case had been allowed for the contribution or paying more than statutory limit so as to avoid hassle for the concerned stakeholders। तो इनको ये राहत दे दी। और जो 30 अक्टूबर 2023 तक जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ चुके हैं या उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में अगर उनका पीएफ हायर कंट्रीब्यूशन पे जमा हुआ, मतलब वेजिंग सैलरी से ज़्यादा जमा हुआ और उसका एम्प्लॉयर ने उसका एडमिन चार्जेस पे किए, तो उस केस में वो सही माना जाएगा और उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी मेंबर अगर आप छोड़ चुके हो तो ये आपके लिए सेटलमेंट हो जाएगा। थर्ड भी इन्होंने इंपॉर्टेंट राहत दी है एम्प्लॉयर के लिए। अगर आप ऑलरेडी कोई भी मेंबर काम कर रहा है और उसका स्टेचुटरी लिमिट से ज़्यादा पीएफ पे कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है और आप उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, एडमिन चार्जेस हम जो बोलते हैं, और उसको एक्चुअल लिमिट पे कर रहे हैं, जैसे अगर आपके बेसिक पे पीएफ कट रहा है और बेसिक पे आप एडमिन चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जॉइंट रिक्वेस्ट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है एज पर जो इन्होंने सर्कुलर दिया। ये आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं। जब ऑनलाइन आएगा तो हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, आपको पता है कि जो भी अपडेट आती है हम आपको तुरंत हमारे चैनल पर आपको विथ प्रूफ के साथ हम ला के देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता। तो आप भी अपने सजेस्ट या कमेंट करके बता सकते हैं कि ये अपडेट कैसा है और आपको इससे क्या राहत मिलेगी। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ फिर नहीं होगी। अगर ये यूएन के साथ जो लिंक कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंस था। इन्होंने इस पर सर्कुलर को जारी किया जो अभी लेटेस्ट 14 जून 2023 को आया था हायर पेंशन ऑन वेजेस के रिगार्डिंग। तो कोर्ट ने जजमेंट निकाला था, तो ये उस रिलेटेड कर दिया कि इसके अलावा आप अगर आपको अप्रूवल परमिशन नहीं है तो उस केस में भी आपको कौन से जो कंडीशंस हैं जो अलाउ करते हैं उसमें उन्होंने अलाउड की थी, वैसे इन्होंने भी 2 कंडीशंस अलाउ कर दी अगर आप। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये राहत भी मिलने वाली। सबसे बेस्ट तो हमें अपडेट मिल गया कि डिजिटल होने वाला है, जिस वजह से जो अब नीचे फॉर्म दिए गए वही फॉर्म हमें ऑनलाइन डिजिटल आपको मिल जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि ये फॉर्म्स आपको यूज़ करना है जब भी किसी का 15,000 से आप किसी का भी ज़्यादा पीएफ डिडक्शन
कर रहे हो। तो ये अंडरटेकिंग था अगर फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आप ये अगर अब ऑलरेडी अगर ये चीज़ें फॉलो करें तो जमा करने की जरूरत नहीं, अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करते तो उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट 2 सर्कुलर है जो आप पीएफ के ईसीआर या किसी भी मेंबर को बेनिफिट्स दिलाते हैं, तो जिस वजह से आपको सही बेनिफिट मिले, तो ये सर्कुलर आपको फॉलो कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस वजह से आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही अपडेट। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, और आप ऐसे ही अपडेट रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।